पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो दूसरा टॉपिक है अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण में देखो ये है अपने पारिस्थितिकी। बहुत मेहनत की है सर, हमने बहुत मेहनत की है मैटर कंटेंट बनाने के लिए। देखो पारिस्थितिकी मतलब देखो यहाँ पे ये देखो हरा भरा बाग दिख रहा है, ये सफ़ेद मरुस्थल वाला बाग दिख गया आपको, ये फिर हरा भरा बाग आ गया, ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, ये नदी ये अपने महासागर वाला क्षेत्र हो गया। तो ये है पारिस्थितिकी वाला चैप्टर, ठीक है। ये सब देखेंगे चीज़ अपन इसमें सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अपन पर्यावरण। तो पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषण में दो प्रकार के होते हैं। अब देखो एक चीज़ अपने को निकालना है सीधा सीधा पेपर। तो डायरेक्ट वो ही चीज़ पढ़नी है जो अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो। ज्ञान लेना हो तो उसके बाद में आ जाना पेपर क्लियर करके अच्छे अच्छे, दोनों आपस में सारे के सारे ज्ञान का टीम और अपन आपस में ज्ञान बांटेंगे, ठीक है। अपने को अब भी करना है पेपर क्लियर, तो उतना ही कंटेंट इसमें डाला गया है जो कि एग्जाम में सीधा सीधा आएगा। फालतू का एक भी टॉपिक इसमें या एक भी फालतू की चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रखी है अपनी हमारी टीम ने, ठीक है। तो देखो पर्यावरण प्रदूषण प्राथमिक दो प्रकार अपने जो प्रदूषक है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मानव क्रिया द्वारा जो निष्कासित होते हैं, वो कौन कौन से हैं? NO, CO2, SO2, CO, NH3 जो कि उद्योग और ऑटोमोबाइल से निष्कासित होते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब। फिर एक होता है द्वितीयक प्रदूषक, तो जो कि प्राथमिक प्रदूषकों व वायुमंडल के अन्य यौगिकों के मध्य एक तो प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे और फिर वायुमंडल मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में जो क्रिया होगी उसके द्वारा द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हो गए? SO3, HNO3, H2SO4, पैन पर ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट, ठीक है। ओके जी। फिर पहला हो गया। फिर अब जैसे प्रदूषण में जल प्रदूषण देख लेंगे। तो जल प्रदूषण वही कि अब कारण प्रभाव में बताऊँ कि जल प्रदूषण के क्या कारण है, तो ये तो बच्चों वाला मैटर हो गया, ठीक है। वो सब नहीं पढ़ना अपने को, सीधा जो एग्जाम में टू द पॉइंट है वो पढ़ना है। तो सबसे पहला है गंगा कार्य योजना। कब बनाई गई? 1985 में, गंगा नदी की गुणवत्ता सुधारने हेतु। फिर नमामि गंगे परियोजना 2014 में। तो ये याद रख लेना है, नमामि गंगे परियोजना। फिर वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये सब समझाने की तो कोई चीज़ है नहीं कि ध्वनि प्रदूषण, बच्चों ध्वनि प्रदूषण ऐसे होता है ऐसे होता है। फिर आता है एक ठोस अपशिष्ट। तो इसमें ज़रूर देखो ठोस अपशिष्ट, फिर इसका जो प्रबंधन है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे करेंगे? रिफ्यूज मना करना, रेड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग, रीपर्पज पुनः प्रयोजन, रिसाइकल पुनर्चक्रण। तो ये देखो क्या शानदार फोटो लगाई आपके लिए। रिसाइकल, रीपर्पज, रीयूज, रेड्यूस, रिफ्यूज, द 5 R's है ये, 5 R's, ओके। तो ये चीज़ अपने को करना है। रिफ्यूज मना करना है चीज़ों के लिए, प्लास्टिक चीज़ें जो भी है ना। फिर रेड्यूस कम करना है, उसका यूज कम करना है। रीयूज पुनः उपयोग करना है, ऐसे नहीं कि एक बार लिया और फेंक दिया। फिर रीपर्पज और फिर रिसाइकल, ठीक है। अब देखो अम्लीय वर्षा। तो जब वर्षा का जल का pH 5.6 से कम हो जाता है ना, तो उसको अपन अम्लीय वर्षा बोलते हैं। देखो ये pH स्केल होती है 0 से 14 तक की pH स्केल, ठीक। अब उसमें क्या होता है कि 7 से कम वाला अम्लीय, 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय, ठीक है। एसिड और बेस होता है। तो जब वर्षा का जल का मान 5.6 से मतलब हो जाता है तो अम्लीय वर्षा हो जाती है वो। और ये pH स्केल सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। ये अपना साइंस का मैटर आ गया। इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं वो पूछते हैं, वो उत्तरदायी कारक। तो एक तो उत्तरदायी कारक है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एक है इसमें नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और अम्लीय वर्षा के फिर वही कारण, तो वही अपने जो अपन बोलते ही हैं, जैसे उद्योगों के द्वारा जो भी धुआं निकलना, ये सब। फिर इसके प्रभाव में एक तो प्रभाव होता है जैव विविधता नष्ट हो जाती है, ठीक है। फिर अपने जो ये जैसे विभिन्न जो अवसंरचनात्मक ढांचा होता है तो वो खराब होने लग जाता है। जैसे लाल किला हो गया या आगरा का किला, जो पीला पीला जो पड़ रहा है ना, वो इसके कारण ही हो रहा है, ठीक है। ओके। फिर अपन देखते हैं ओजोन डिप्लेशन या ओजोन क्षरण क्या है। तो ओजोन क्षरण क्या है? जब ओजोन सबसे पहले तो ओजोन गैस जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो अपने तापमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होती है। कहाँ पे? 15 से 25 किलोमीटर की रेंज में ओजोन गैस की जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है। पाई तो ये अपने क्षोभ मंडल में भी जाती है, परंतु जो सांद्रता अधिक, जैसे अपन बोले कि एक तो एक कमरे में 2 जने हैं, ठीक है, पाए तो वो वहाँ पे भी जा रहे हैं और एक कमरे में 4 जने हैं, तो सांद्रता अधिक कहाँ पे? 4 जनों वाली में। तो वो बात है कि ये पाई तो क्षोभ मंडल में भी जा रही है,
परंतु जो इसकी सांद्रता है ना जो अधिक मात्रा में वो समताप मंडल में पाई जाती है। फिर ओजोन परत, अब ओजोन परत में क्षरण हो रहा है धीरे धीरे, जो अपन ये रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला धुआं हो गया, औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला धुआं आदि, इन सब कारकों के कारण। जो उत्तरदायी कारक कौन कौन से इसके क्षरण के लिए, तो सबसे पहला मुख्यतः CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हेलोजन्स, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब आदि इसके उत्तरदायी कारक है। फिर अब ओजोन, ये जो ओजोन क्षरण है, तो ये क्षरण जब इसको जो ओजोन गैस की जो मोटाई मापते हैं वो अपन मापते हैं डोप्सन यूनिट में, ठीक है। तो जब इसका मान 220 यूनिट DU से 220 डोप्सन यूनिट से कम हो जाए ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये कि ओजोन परत में अपने क्षरण हो रहा है, छेद हो रहा है। तो उत्सर्जन करने वाले स्रोत कौन कौन से है, ये जो अपन CFC उत्सर्जित हो रहा है, हेलोजन्स उत्सर्जित हो रहे हैं, तो AC एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, प्लास्टिक फोम, एरोसोल स्प्रे, ये सब, ठीक है। अब ओजोन परत में क्षरण मैं जो अभी ऊपर बता रहा था, समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता 220 DU से कम हो जाए तो वो होती है अपने ओजोन क्षरण। फिर ध्रुवीय क्षेत्र या अंटार्कटिक महाद्वीप के समताप मंडल में और बसंत ऋतु में अधिकतम पाई जाती है। मतलब कि जो अंटार्कटिक महाद्वीप है ना, वहाँ पर ओजोन जो डिप्लेशन हो रहा है ना, वो सर्वाधिक मात्रा में हो रहा है। ओजोन गैस की मापने की इकाई कौन सी है, डोप्सन, एक डोप्सन 0.01 mm का। फिर उसके बाद में अब इसके ओजोन क्षरण हो रहा है, नुकसान होगा लोगों का, सब किसी का ही होगा, कैंसर के कारक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वियना कन्वेंशन में किया गया 1985 में, तो विश्व स्तर पर किया गया, ये प्रथम प्रयास था, ठीक है। उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, 16 सितंबर 1987 में, इसीलिए 16 सितंबर को अपन ओजोन दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। 16 सितंबर ओजोन दिवस। फिर हेलसिंकी प्रोटोकॉल, ये अपने 1985 में होता है, सर्वाधिक उत्तरदायी गैस SO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए। फिर किगाली समझौता 2016 में होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के श्रेणी में जो ग्रीन हाउस गैस आती है ना, उसको उत्सर्जन को रोकने के लिए। तो ये थी अपने ओजोन गैस वाला। अब देखो मैप के थ्रू बताऊँ आपको, देखो ये है अपने ओजोन गैस वाला। तो ये अपने निचला वायुमंडल मतलब समक्षोभ मंडल, ऊपरी वायुमंडल मतलब समताप मंडल। तो जो समक्षोभ मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है ना, वो अपने नुकसानदायक होती है। समताप मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है वो अपने लिए जो लाभदायक होती है। बट अब क्या हो रहा है कि जैसे ये औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला धुआं हो गया, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया, या और किसी प्रकार से जो धुआं निकल रहा है ना, तो इसके कारण क्या होता है, अब जैसे धुआं निकलता है और जो ये ओजोन परत की यहाँ पर सांद्रता जो अधिक पाई जाती है, उसमें धीरे 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 बहुत टाइम लगता है, तो छेद होता जा रहा है। जिससे क्या होता है कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है ना हानिकारक, वो सीधे फिर पृथ्वी पर आती है, जिससे कैंसर के कारक या और किसी भी प्रकार की जो बीमारियां होगी आदि देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर में, ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं अपन हरित गृह प्रभाव। तो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में कुछ गैसें जैसे कुछ गैसें सौर विकिरण के लिए पारगम्य व बहिर्गामी पार्थिव विकिरण या धरातलीय तरंगे के लिए अपारगम्य। सीधी सी बात ये है, ऐसे कुछ गैसें हैं, जैसे ये पृथ्वी का धरातल है, ये अपने सूर्य है, ठीक है। अब कुछ गैसें क्या होती है कि इसकी ये जैसे गैस आ रही है, इसके लिए तो जैसे ये गैस ऐसे है CO2 है सपोज करो, तो इसके लिए तो ये पारगम यहाँ से तो आ जाएगी, बट जैसे ही ये टकराएगी पृथ्वी से फिर लौटेगी ना, तो ये इसी को यहीं पे अब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। इससे क्या होगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता जाएगा, सपोज करो आप एक रूम में 2 जने हो, ठीक है, तो फिर अब एक रूम में आपको 10 जनों को ढकेल दे, गर्मी किस में रहेगी, इसमें या इसमें, इस वाले में रहेगी मैटर में। वही बात है कि यहाँ पे जैसे गैसें थी, गैसों का आवरण था, जितनी यहाँ से आ रही थी, अब यहाँ से पहले तो ये गैसें बहुत कम मात्रा में थी, तो ये कम एब्जॉर्ब कर दी थी। अब जब इनकी मात्रा जब जो ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो ये अपने पृथ्वी से जो टकरा रही हैं किरणें, उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी इसका मतलब क्या होगा कि पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होगा,
क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगी, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में ही रहने देगी। इससे क्या होगा, गर्म होगा वायुमंडल और अपने ग्लोबल वार्मिंग वाला कारण बनेगा। ये है सीधी सीधी सी रामायण इसकी। तो कि जो अपने लघु तरंग दैर्ध्य के लिए तो पारगम्य होता है और धरातलीय तरंग दैर्ध्य के लिए अपारगम्य होता है, जिससे क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है। और ये हरित गृह गैसें है ना, ये पृथ्वी के ताप वायुमंडल को ना नॉर्मल 15 डिग्री सेल्सियस तक बनाई रखती है। बट क्या होता है कि अब जो ग्रीन हाउस गैसें जैसे जैसे बढ़ेगी, वही बात है कि हर एक काम के लिए जो नॉर्मल होता है ना वो तो ठीक है, बट उसकी अति अगर हो जाए ना तो वो दुखदायी होती है। फिर वही है कि अब इनकी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो वृद्धि होगी ना, इससे ग्रीन हाउस गैसों का जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब देखो, ये देखो उत्तरदायी गैस कौन कौन सी है, CO2 ग्रीन हाउस गैस प्रमुख के रूप में और सर्वाधिक सांद्र 60% ये योगदान देती है ग्रीन हाउस गैस में। फिर मेथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प व धूल के कण और ओजोन। फिर हाइड्रोफ्लोरो को इसको सुपर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और H2O ये इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ऐसी गैस है जो हरित गृह प्रभाव के लिए तो उत्तरदायी होती है, परंतु ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, देखो फिर ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन। एक सेकंड, तो ये समझ गए, ये वाला हरित गृह प्रभाव का। ये देख लो, ये जैसे पृथ्वी का है, यहाँ से ये सूरज है, ठीक है, ये कैसे आ रही है, ये आई यहाँ पे, अब यहाँ से टकराई। जब ग्रीन हाउस गैसेज कम है सांद्रण में तो ये कम एब्जॉर्ब करेगी। ज़्यादा हो गई औद्योगिक जो रिसाव, औद्योगिक गैसों का रिसाव हो गया और गाड़ियों से निकलते धुएं, इन सब के कारण इनकी मात्रा में वृद्धि होती है। अब मात्रा में जैसी वृद्धि होगी तो ये गैसों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और यहाँ का वायुमंडल गर्म कर देगी। गर्म कर देगी तो फिर सीधी सी बात है, नेचर के विपरीत हो जाएगा और फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। ये है सीधे सीधी। फिर ग्लोबल वार्मिंग आते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण वही जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस का जलना, वनों की कटाई, ये सब, फिर इसके प्रभाव, ये सब है। तो देखो फिर इसके प्रभाव में क्या है कि पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत जो है टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 2050 तक पर्यावरण में CO2 की मात्रा औद्योगिक युग 1860 ईस्वी से पूर्व की तुलना में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर 2050 ईस्वी तक पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और महासागरों का, अब देखो क्या होगा कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट पड़ेगा जो अपने ग्लेशियर वगैरह है वो पिघलेंगे। क्योंकि जैसे सीधी सी बात है, बर्फ़ है, बर्फ़ के टुकड़े को अपन गर्मी वाले एरिया में ले जाएंगे तो पिघलेगी। तो वही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो इनका पानी कहाँ पे जाएगा, नदी नालों में। अब नदी नालों में जाएगा तो पानी का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर जो अपने द्वीपीय देश है वो डूबेंगे। तो सीधी सी बात है, यही लिखा है मैंने, महासागरों का जल स्तर 1.5 मीटर बढ़ने की संभावना है। फिर द्वीपीय क्षेत्र ये डूबने के खतरे हैं, जैसे टोंगा, सोलेमन, मार्शल, नाउरू, तुवालू, किरिबाती, ये याद नहीं करने अपने को। हिंद महासागर में मालदीव द्वीप। ठीक है, फिर 20वीं सदी में जो सर्वाधिक तापन हुआ 1901 से 1944 एवं 1977 से 1999 भूमंडलीय ऊष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा था इनमें। और 1998 या 1990 से 2000 ये संभवतः 20वीं सदी का पृथ्वी सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था 1998 का। ठीक है जी, अब देखो पर्यावरण से संबंधित ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे ये सब चीज़ें, तो ये है इम्पोर्टेंट, सीधे सीधे से पूछेंगे वो। 2000 थीम क्या है इसकी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ये रही जी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ये देखो कितना शानदार मैप है। उसके बाद में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। फिर विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2 थीम क्या है इसकी, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, उसके बाद में सॉरी एक सेकेंड,
सेकेंड। तो ये अपने को विश्व जल दिवस की थीम याद रखनी है, क्या है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था आपको क्या क्या होता है कि वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिससे महासागरों का औसत जो हाई रेंज है वो बढ़ेगी। ठीक है, फिर अगला है अपने विश्व पृथ्वी दिवस। कब बनाया जाता है ये अपने 22 अप्रैल को, और इसकी जो थीम है वो है अपने ओवर पावर ओवर प्लेनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ठीक है, उसके बाद में विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। फिर विश्व ओजोन दिवस अपने 16 सितंबर को बनाया जाएगा, या बना लिया गया है। तो इसकी थीम क्या थी, विज्ञान से विश्व कार्रवाई तक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। तो अब भी जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, क्योंकि अभी सितंबर महीना गया ही है। ओके, अन्य प्रमुख दिवस अपने 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकूरोधी दिवस। फिर 17 जून को अपने विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, जिसकी थीम क्या है, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस या राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। तो अपने तो सीधे सीधे ये याद रखने हैं, एक ये याद रख लेना है 17 जून वाला विश्व वन दिवस वाला। ठीक है, और एक 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस। फिर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन, सबसे पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 5 जून 1972 को बनाया गया और हुआ, और 5 जून को इसी कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। सर्वप्रथम वैश्विक प्रयास था यूएन का, और इसे पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 को हुआ स्विट्जरलैंड में, जो जेनेवा में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन था। फिर पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये कब हुआ था अपने रियो सम्मेलन, ब्राज़ील में 1992 में हुआ था, और यहाँ पर एक तो एजेंडा 21 घोषित हुआ, रियो घोषणा पत्र जारी किया गया, और एक वन सिद्धांत जारी किए गए, और एक अपने 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। एक तो यूएनएफसीसी की, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अपने कोप का आयोजन करता है ना, वो यही है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है अपने यूएनसीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता के लिए, और यूएनसीसीडी जो कि कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो मरुस्थलीकरण के लिए कार्य करता है। ठीक है, देखो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण, इन 3 के लिए 3 सिस्टर कन्वेंशन हो गए। फिर बर्लिन समझौता, कोप 1। अब कोप 1 कौन करवाएगा, कोप का आयोजन मैंने बता दिया यूएनएफसीसी, तो यूएनएफसीसी द्वारा आयोजित प्रथम सीओपी थी, सीओपी की फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, बर्लिन सम्मेलन। तो कोप 1 जर्मनी में होती है 1995 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है, कोप 3 जापान 1997 में, और इसमें ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी करने के लिए प्रथम बाध्यकारी समझौता था ये, और इसको क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 के बाद में पेरिस समझौते के रूप में जाना जाने लगा। फिर होता है, अब देखो 1992 में क्या हुआ, रियो सम्मेलन। 1992 के 10 साल बाद में क्या हो जाएगा, रियो +10 सम्मेलन। फिर उसके 10 साल बाद में रियो +20, तो रियो +10 रियो +20। ठीक है, ओके जी। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो 2002 को होता है, उसको रियो +10 सम्मेलन भी बोलते हैं। फिर बाली सम्मेलन होता है 2007, इंडोनेशिया, बाली एक्शन प्लान लाया जाता है। कोपनहेगन सम्मेलन होता है 2009 में, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो अपने राजेंद्र पचौरी जी करते हैं, भारतीय। फिर रियो +20 सम्मेलन, ये मैंने बता ही दिया, क्योंकि 1992 में होता है क्या, रियो। फिर 2002 में हुआ रियो +10 अफ्रीका वाला। फिर 2012 में क्या हुआ, रियो +20 सम्मेलन। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट पेरिस समझौता। तो पेरिस समझौता क्या है, कोप 21 कहाँ पे होती है, फ्रांस 2015 में। एक तो SDG लक्ष्य बनाए जाते हैं 17, इनको 2030 तक प्राप्त करना है। फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और कृषि के समत विकास पर बल दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री की वृद्धि से नीचे रखना है। ठीक है, और आदर्श होगा कि अगर 1.5 डिग्री से नीचे रखा जाए तो।
फिर INDC अर्थात इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को स्वैच्छिक रूप से बनाया गया और CBDRRC को लागू किया गया। फिर विकसित देशों पर निर्धन देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी, अर्थात जो जैसे विकासशील देश है या अदर जो देश है, अब उन पर जो जलवायु परिवर्तन, सबसे पहले तो वो हो गए गरीब देश हैं विकसित देशों की तुलना में। अब जलवायु परिवर्तन जैसी भयंकर वो हो गई पर्यावरणीय समस्या, तो इसके लिए विकसित देशों को द्वारा इन निर्धन देशों को फंड दिया जाएगा। इसकी जो शुरुआत होती है अपने COP27 में होती है, जिसको अपन बोलते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर ग्लासगो शिखर सम्मेलन होता है COP26 स्कॉटलैंड 2021 में, और भारत द्वारा पंचामृत लक्ष्य अपनाए जाते हैं यहाँ पर। मोदी जी सरकार, मोदी जी जो प्रधानमंत्री है अपने, उनके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट रखनी है अपने। 2030 तक ऊर्जा का 50% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करनी है, और 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना है, और 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन। तो मतलब 4 तो अपने हैं 2030 तक। ठीक है, 500 गीगावाट एक, तो एक 50%, तो 50 वाले से याद रख लेना। एक अरब टन की कमी करना है, एक 2070 तक नेट जीरो कार्बन हो गया, और एक हो गया अपने कार्बन तीव्रता 45% तक कम करनी है। ठीक है, ठीक है। फिर जो COP27 होती है मिस्र 2022 में, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड अपनाया जाता है। ये फंड क्या होता है कि जो विकसित देश है ना, वो विकासशील देशों को उनके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फंड का वो करेंगे, फंड प्रदान करेंगे उनको। ठीक है, फिर COP28 होती है UAE में, और ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये RAS मेंस 2023 में पूछा गया था। मैं इसको GST गुड एंड सिंपल टैक्स समझ के करके आ गया था, और इसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। उसके बाद में भी दिमाग काम ही नहीं किया वहाँ पे, और GST वो टेक के आ गया। फिर ये देखो बाकू सम्मेलन 2000 COP29, ये अजरबैजान 2024 में होती है, और इसकी थीम थी सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना, बाकू अजरबैजान में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जलवायु वित्त पर जो नया सामूहिक लक्ष्य है ना, वो रखा गया है 2035 तक $300 बिलियन प्रतिवर्ष का। ठीक है, और वैश्विक कार्बन बाजार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत समझौता किया गया है वैश्विक। अभी ये यूपीपीसीएस का प्री हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बाकू सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन है, तो एक तो ये दिया था उन्होंने, ये भी सही था, एक ये दिया था, और एक कोई अदर फैक्ट था वो गलत था। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट अपने को याद रखने हैं इसमें। ओके, फिर COP जो 30 होगी वो प्रस्तावित है, वो अपने ब्राज़ील में होगी। फिर भारत में कौन कौन सी COP है? COP 8 हुई नई दिल्ली में, 11 हुई हैदराबाद में, 14 हुई नई दिल्ली में। ठीक है, 2 नई दिल्ली में, 1 हैदराबाद में। फिर संस्थाएं कौन कौन सी है? एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि नैरोबी केन्या में है, 1972 में स्थापना होती है इसकी। IUCN ग्लैंड स्विट्जरलैंड में 1948 में, और इसके द्वारा वही ऊपर भी बताया था मैंने, रेड लिस्ट जारी करता है ये, और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक जो भी संकटग्रस्त है ये सब है उनकी रक्षा करता है। UNFCCC 1992 में न्यूयॉर्क USA में गठन होता है इसका, और प्रतिवर्ष ये COP का COP का आयोजन करता है। फिर IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज के लिए न्यूयॉर्क 1988 में। फिर WWS वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मार्जे स्विट्जरलैंड में 1961 में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करता है, और इसका पांडा वो है, तो वो जो बोलते हैं टैग वगैरह वो। ठीक है, फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये अपने एम्स्टर्डम नीदरलैंड में होती है 1971 में। साइट्स अपने कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये अपने जिनेवा स्विट्जरलैंड 1975 में होती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो वनस्पति और वन्य जीवन है उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना है। फिर है ट्रैफिक है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, जो अपने इंग्लैंड में 1976 में, और अवैध व्यापार पर नियंत्रण करता है। तो देखो एक तो इसमें इम्पोर्टेंट है EA, WWF, UNFCCC भी इम्पोर्टेंट है, IUCN इम्पोर्टेंट है, और एक ये UNEP इम्पोर्टेंट है। पूछे हुए प्रश्न है ये। फिर
पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रमुख समझौते या प्रोटोकॉल। रामसर समझौता ऊपर हो ही गया, वियना समझौता ये हो ही गया ओजोन परत के लिए, हेलसिंकी भी हो गया, उसके बाद में मॉन्ट्रियल भी हो गया है उत्सर्जन पर, CFC उत्सर्जन के लिए रोक। बेसल संधि ये नहीं है, ये ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए। एक तो अपन ने 5R भी पढ़ा था, एक ये है बेसल संधि की जाती है स्विट्जरलैंड में। फिर क्योटो प्रोटोकॉल जापान 1997 में ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए। फिर किगाली समझौता रवांडा 2016 में, ठीक है। फिर ग्लोबल वार्मिंग रोकथाम हेतु ओके। फिर अन्य तथ्य देख लेते हैं अपन। एक तो आता है अपने जैव उपचार, जिसको बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। ये क्या है कि अपने जो दूषित जल, जहाँ पर जल या थल पर तेल वगैरह या और कुछ भी गिर जाते हैं ना, तो उनको साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है जैव उपचार, बायो रेमेडिएशन प्रयोग, ठीक है। फिर एक होता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव ऑक्सीजन मांग। ये क्या होता है, जल में उपस्थित कार्बनिक जो पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। अर्थात क्या है कि जल में जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है ना, उनके अपघटन के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए ना, वो है अपने BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD अपने जल प्रदूषण का मापन करती है, और इसकी जो वृद्धि है वो अपने जल प्रदूषण का सूचक होती है BOD की। फिर आता है COD। COD होती है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में उपस्थित जो कुल कार्बनिक पदार्थ है ना, उनके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है COD। तो अर्थात जल में जितने भी कार्बनिक पदार्थ घुल रहे हैं ना, उनका ऑक्सीकरण करना है, तो उसके लिए जो मात्रा है वो है COD। तो BOD और COD दोनों ही जल प्रदूषण का मापन करते हैं, और इनकी दोनों की वृद्धि है ना जल प्रदूषण का सूचक होती है, ठीक है। फिर है DO, घुलित ऑक्सीजन। तो जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब इनके लिए आवश्यक है, जो जल में घुल रखे हैं ना, क्या ये जितने भी जीव वगैरह है, उनके लिए जो आवश्यक मात्रा है वो है अपने डिजोल्व ऑक्सीजन। इसकी मात्रा में वृद्धि होगी जो कि जल की गुणवत्ता का सूचक होती है। तो दो में BOD और COD में तो विपरीत है DO वाला, ठीक है। जल प्रदूषण जब जल में 8 mg मिलीग्राम से कम मात्रा में DOB मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन होने पर जल प्रदूषण होता है, 8 ग्राम से कम, 8 mg से कम। फिर शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम क्या होता है, जलाशय में अधिक पोषक तत्व होंगे, अधिक पोषक तत्व होंगे तो शैवाल अधिक होंगे, शैवाल अधिक होंगे तो वो जल की गुणवत्ता गिरेगी। अब जल की गुणवत्ता गिरेगी तो जो ये अपने मछली वगैरह है या अन्य जो कीट है, उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये होता है अपने शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम। फिर एक प्रक्रिया होती है सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। ये क्या होती है कि पोषक तत्व की अधिकता, जिससे क्या होगा है कि शैवाल और जलीय जीवों की अत्यधिक वृद्धि होती है, इससे पानी की गुणवत्ता खराब होएगी, O2 की कमी होएगी, इससे जलीय जीव मरने लगते हैं। ये वाला ही सही सिस्टम है, ये वाला ही, ठीक है। ये होता है, ये जो ऊपर है ये वाला ही सिस्टम्स है। फिर जल हायसिंथ, ये क्या होता है कि जलीय खरपतवार होता है, इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, बंगाल में। फिर ग्रीन मफलर, ये अपने सड़क किनारे लगाए जाते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, उनको थोड़ा सा कम करने के लिए, जैसे रोड के दोनों साइड में ऐसे ये पेड़ पौधों की श्रृंखला बनाई जाती है, ठीक है। ये होता है अपने ग्रीन मफलर। फिर जैव आवर्धन, जैव आवर्धन क्या होता है, खाद्य रसायनों में जहरीले पदार्थों की वृद्धि होना, जहरीले पदार्थ अर्थात पारा, आर्सेनिक, DDT आदि, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये क्या है, जैव आवर्धन। फिर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक RAS 2024 में आया है ये प्रश्न। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, कब, 17 सितंबर 2024 को। 6 प्रदूषक शामिल है इसमें, कौन, PM 2.0, 2.5, 10, 03, NO2, SO2, CO, NH3, PB, ठीक है। ये इसके अंतर्गत 6 प्रदूषक शामिल होते हैं और 6 श्रेणियां निर्धारित है, 6 श्रेणियों के आधार पर। तो जो पहली है वो है 0 से 50 अच्छी, फिर 51 से 100 संतोषजनक, फिर 101 से 200 मध्यम, फिर 201 से 300 खराब, फिर बहुत खराब, फिर गंभीर। क्या पूछा गया था रेस में, सुमेलित है 0 से 50 अच्छा, फिर 51 से 100 मध्यम, फिर 201 से 300 खराब, 401 से गंभीर। तो ये अपने को पता चल गया, ये गलत है आंसर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये रे, गुड 0 से 50 मिनिमल इम्पैक्ट होगा, ये अच्छा है। फिर सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक, फिर मॉडरेटली, ये अपने मॉडरेट वाला मध्यम, फिर ये देखो
सबसे गंभीर वाला 401 से 500 वाला। ठीक है। फिर राजवायु, ये अपने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक पहल है जो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इनमें वायु सूचकांक के बारे में जानकारी देते हैं। और राष्ट्रीय जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये अपने 10 जनवरी 2019 को चलाया गया था। ये अपने एक्ट अपन ने ऊपर भी पढ़ लिए। महत्वपूर्ण अधिनियम वन्य जीव 1972, जल 1974, वन 1981, वायु प्रदूषण 1981, पर्यावरण 1986, मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय वन नीति 1988 इम्पोर्टेंट, और जैव विविधता अधिनियम 2002 इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके जी, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा चैप्टर, पर्यावरण वाला। 3 चैप्टर थे, एक तो वन्य जीव, एक पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो पर्यावरण वाला भी हो गया है इसके बाद में। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंट मैंने लगा दिए, याद रखने अपने को ये वाले। ओके जी। फिर अपना अगला है पारिस्थितिकी वाला। तो पारिस्थितिकी में क्या है कि पारिस्थितिकी क्या है, जीव तथा उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले परस्पर जो संबंधों के अध्ययन को अपन पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इसे दिया गया, और पारिस्थितिकी जो जनक है वो है अपने राइटर। ठीक है। और पारिस्थितिकी में जैव संगठन के स्तरों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, सबसे पहले जीवों की संख्या, फिर समुदाय आएगा, फिर पारितंत्र आएगा, फिर बायो जीवों में आएगा जैव मंडल। अब पारितंत्र क्या होता है कि सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल होते हैं इसमें। जैविक घटक जो जीवों के द्वारा बने, अजैविक घटक, ये दोनों के जो समन्वय से जो बनता है ना, वो है अपने क्या, पारितंत्र। फिर पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। पारितंत्र पर्यावरण की सबसे छोटी और संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। 2 प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक पारितंत्र जो कि प्रकृति में विद्यमान होता है, जैसे जंगल, सागर, झील। फिर एक कृत्रिम होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जैसे खेत, बगीचा, ये सब। तो ये देखो पारितंत्र के घटक है, एक तो अजैविक, एक जैविक, हवा, जल, भूमि, पौधे और जानवर। फिर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। मतलब जैविक घटक को अपन ने फिर 3 भागों में बांटा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। फिर इनको उपभोक्ता को 4 भागों में, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो जैविक घटक के 3 भाग, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। फिर उपभोक्ता के 4 भाग, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ये रहा मैप। ठीक है। तो 3 भाग कौन कौन से बताए, उत्पादक उसको खाएगा उपभोक्ता, और फिर अपघटक। तो उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर्स, स्वपोषी, ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। उदाहरण क्या है, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। और ये हरे पौधे हैं, ये अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता इनके द्वारा लगभग 1% होती है, और ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। आगे मैप में आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर क्या है कि ये जो अपने घास ये सब है, ये अपने प्रोड्यूसर है। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। फिर कंज्यूमर्स आते हैं, विषमपोषी। तो जो ये जो उत्पादक थे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, इनके द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर रहते हैं ना, वो है क्या, अपने उपभोक्ता। फिर ये देखो क्या शानदार मैप आपके लिए। ये है अपने उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर। फिर इन पर जो निर्भर है कीट, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर इनको कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर इनको टेरिटरी, तृतीय कंज्यूमर्स हो गए। और फिर ये क्वार्टरनरी, ये चतुर्थ कंज्यूमर्स हो गए। तो ये लिखे मैंने, देखो सबसे पहले, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको एक बार। ये देखो सबसे पहले उत्पादक, पहला पोषण स्तर ये रहा। ठीक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय पोषण स्तर। तो पहला पोषण स्तर तो ये हो गया, दूसरा पोषण स्तर ये हो गया। तो इसमें शाकाहारी आएंगे जो कि प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करेंगे, जैसे टिड्डे और गाय अपने यही खाती है, घास फूस ये सब। फिर अब प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में इनको भी कोई ना कोई खाएगा, तो द्वितीय उपभोक्ता। तो तीसरा पोषण स्तर मांसाहारी, द्वितीय उपभोक्ता पक्षी, मछलियाँ, भेड़िया। ठीक है, इनको ये खाएंगे। फिर इनको कौन खाएगा, मनुष्य, शेर, बाज, मोर। ठीक है, ये तृतीय उपभोक्ता है, जिसे चौथा पोषण स्तर बोलते हैं अपन। ठीक है, ओके। फिर अब जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, ये मैंने बता ही दिया आपको, गाय, खरगोश, हिरण, ये सारा बता दिया।
ठीक है। फिर सर्वहारी आते हैं ओमनिवोरस, ये इंग्लिश में वन वर्ड के रूप में पूछा जाता है, जो वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं, अर्थात शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं वो। फिर परजीवी, ये दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल पेड़ पे लगती है तो वहाँ से भोजन प्राप्त कर लेती है। उसके बाद में कीटाहारी पादप, अब इसमें ये उदाहरण देख लेना, यूट्रिकुलेरिया, ये राजस्थान में पाया जाने वाला एकमात्र कीटभक्षी पादप है, जो अब ये कीटाहारी पादप, ठीक है, यूट्रिकुलोरिया। ओके जी। फिर अपघटक या अपमार्जक, जिसे डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं अपन, ये क्या है कि ये मृत शरीर का अपघटन करते हैं, जो उत्पादक है और उपभोक्ता उनके मृत शरीर का अपघटन करके वहाँ से वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ये अपघटक का कार्य, जैसे जीवाणु और कवक, ठीक है। ये वाला था अपना जैविक घटक वाले, ये सब हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड, तो देखो ये है पारिस्थितिकी पिरामिड, जिसमें एक तो होता है संख्या का पिरामिड, एक जैव भार का पिरामिड और एक ऊर्जा का पिरामिड। ये है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है वृक्ष, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होएगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में एक चीज़ आपने कोई दो पूछते हैं, एक तो वो घास का मैदान, घास के मैदान का भी संख्या का पिरामिड होगा, वो सीधा होगा, जैव भार का भी सीधा है। फिर वन प्रदेश का संख्या का भी सीधा है और जैव भार का भी सीधा है। तालाब का सीधा, तो संख्या का तो सीधा है परंतु जैव भार का उल्टा है। वृक्ष का संख्या का तो उल्टा है और जैव भार का सीधा पिरामिड। सीधी सी बात है, अपने को तीन याद रखने हैं। घास का देखो, ऊर्जा का तो परमानेंट ही सीधा ही है, हमेशा ही सीधा है। घास का संख्या और जैव भार दोनों का सीधा है। वन प्रदेश का संख्या और जैव भार दोनों का सीधा है। और एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशिक होता है, अर्थात एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह पाया जाएगा। ऊर्जा प्रवाह देख लेते हैं, तो लिंडमान के द्वारा है ना, लिंडमैन के द्वारा 10% ऊर्जा का नियम दिया गया, अर्थात जैसे ये है, यहाँ से समझाता हूँ आपको। ये है जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उपभोक्ता। अब यहाँ पे जैसे 100% ऊर्जा है, ठीक है, 100% ऊर्जा है, तो अब जब इस स्तर से इस स्तर पर जाएंगे तो 10% ऊर्जा हास हो जाएगा। अब 100 का 10% निकालेंगे अर्थात 90। तो देखो ये बोल रहा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरित होता है। तो देखो 100 का 10% मतलब 10%, तो 10% ही स्थानांतरित हुआ। फिर इस 10 का अगले में जाएंगे तो 10% ही होगा, अर्थात 1%। फिर इस 1% का 10% निकालेंगे तो 0.1। PYQ देख लेते हैं पहले, थोड़ा सा ये और देख लेते हैं एक बार। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने बताई भारत में, देखो प्राकृतिक जो स्थल है वो भारत में कितने थे, 7, ठीक है। अब टोटल पूछ ले तो वो हैं 44, जिसमें से 7 तो अपने प्राकृतिक, एक मिश्रित, कौन सा था, कंचनजंगा, और जो बाकी बच गए कितने बच गए, 36, तो वो है अपने सांस्कृतिक। तो देखो टोटल 44 है, और मोर ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, मतलब अस्थायी लिस्ट में अब कितने शामिल हो गए, 69 हो गए। न्यू वेस्ट कौन सा है जो नया वाला है 44वां, वो है अपने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो इसमें जो टोटल 12 किले शामिल किए गए हैं, देखो 12 किले शामिल किए गए हैं, जिसमें 11 तो है महाराष्ट्र के और एक है अपने तमिलनाडु का, गिंगी, ठीक है। आगे समझ में, ओके जी। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर उसके बाद में क्या है कि फर्स्ट इंस्क्राइब्ड साइट्स कौन सी है, तो पहले जो सबसे पहले 1983 में आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स महाराष्ट्र की, एलोरा केव्स महाराष्ट्र की। तो अपने को तो ये याद रखनी है, एक तो मराठा केव जो नवीनतम थी, और जो 43 नंबर की है वो थी अपने मोईदम असम वाली, ठीक है। ओके जी, ठीक है जी, ये थी। तो टोटल अब देखो नेचुरल साइट्स ये है अपने 7, ग्रेट हिमालयन 2014 में, काजीरंगा 1985 में, केवलादेव 1985 में, मानस 1985 में, नंदा देवी 1988 और वैली ऑफ फ्लावर्स 2005, ठीक है। फिर सुंदरवन 1987 और वेस्टर्न घाट 2005। ये सुंदरवन इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, PYQ पूछे हुआ है इसका, ठीक है। तो ये इसके ईयर कौन सी ईयर में बनाए गए, ओके जी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब क्या हुआ कि
यूनेस्को के द्वारा पहले कितने थे, टोटल 44 थे, ठीक है, जिसमें 36, 1 और 7 ये वाली गिनती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि 18 सितंबर को, ये पीआईबी की साइट का डाटा है, इसमें क्या है कि देखो 62 से बढ़कर 69, पहली चीज़ तो क्या कि जो अपने एक तो यूनेस्को स्थायी और एक अस्थायी दो लिस्ट जारी करता है, तो स्थायी में तो अपने 44 है, अस्थायी में क्या है कि उन पहले संख्या 3 की 62, अब बढ़कर कितनी हो गई 69। तो क्या हुआ, मतलब अस्थायी क्या है कि पहले इनको अस्थायी में शामिल किया जाता है, जो भी वर्तमान में स्थायी है पहले उनको अस्थायी में शामिल करेंगे, उसके बाद में वो स्थायी में शामिल करेंगे। तो अब टोटल कितने हो गए 69, 69 में 49 तो अपने सांस्कृतिक है, 17 प्राकृतिक है और 3 मिश्रित विरासत स्थल शामिल है। अपने को जो 7 नई इसमें प्राकृतिक जोड़ी है ना, 7 प्राकृतिक नई जोड़ी गई है, प्राकृतिक में ही जोड़ा गया है 7, कौन कौन सी है देखो नाम देख लेते हैं अपन। एक तो है पंचगनी महाबलेश्वर में, दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में, सेंट मेरी द्वीप उडुपी कर्नाटक में, मेघालय युग की गुफाएं मेघालय में, नागा हिल्स की नागालैंड में, एरामेटी डिबुलू आंध्र प्रदेश में, तिरुमाला तिरुपति में और वर्कला केरल में। तो ये 7 है। अब देखो इतने ज़्यादा अपडेट है, ये सितंबर 18 सितंबर का डाटा है, ये देखो आप 18 सितंबर, और आज कितनी अक्टूबर हो गई, 3 अक्टूबर हो गई, तो एकदम अपडेटेड नोट्स है, आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। 62 से 69 हो गई है, जिसमें 17 प्राकृतिक स्थल शामिल है, ये हो गया। इसके बाद में ये देखो टाइगर रिजर्व है जो अपने ऊपर रह गए थे, वही है वैसे तो, जो देखो जिम कार्बेट इम्पोर्टेंट, राजा जी इम्पोर्टेंट, रणथंभौरी अपने राजस्थान के मैंने ऊपर आपको बताई दिए थे। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 9, सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में मैक्सिमम, और मैक्सिमम ही इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान ये भी एमपी में सर्वाधिक है 11, और ठीक है ये याद रखने अपने को। उसके बाद में महाराष्ट्र में जैसे मेलघाट हो गया, पेंच हो गया, सह्याद्री, ये सह्याद्री इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर बोर हो गया, बांदीपुर कर्नाटक, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर पेराम्बिकुलम और पेरियार ये केरल के हो गए अपने, ठीक है। उसके बाद में ओके जी, उसके बाद में क्या है, नामदफा। अब देखो ये नामदफा टाइगर रिजर्व, ये पक्के, ये इम्पोर्टेंट है। फिर ओके गुरु घासीदास, तामोर पिंगला हो गया, इंद्रावती हो गया, अचानक मार हो गया, उड़ानती सितांदी हो गया, ये सब टाइगर रिजर्व है, ठीक है जी। ओके उसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व। तो ये सारी की सारी मैंने थ्योरी आपको समझा दी है। अब ये थोड़े खुले खुले लिखे हुए हैं तो पेज ज़्यादा लग सकते हैं, परंतु रिवीजन करने में आपको 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आगे आधी घंटा या 1 घंटा ही लगेगा, ठीक है। तो फिर आगे अपन पीवाईक्यू देख लेते हैं जो भी पूछे हुए हैं। सबसे पहला है देखो, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और मुख्य वन जीव। सुंदरबन, सुंदरबन में अपन ने देख लिया बंगाल टाइगर पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी में अपन ने देखा था समुद्री गाय थी। शीत मरुस्थल में हिमतेंदुआ हो गया, और कच्छ की घाटी में क्या पाया जाता है अपने, कच्छ की घाटी में ये जंगली गधा। तो ए में क्या जाएगा, सी, फर्स्ट में सी, ये गलत ये गलत ये गलत, तो फर्स्ट में सी, 2 में बी, ओके। फिर भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 1973 को, तो 1 अप्रैल 1973। उसके बाद में वेदांतांगल, जो अपने ये है वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अपने तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद में भारत में कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये अभी ऊपर वाला ही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया अपना। उसके बाद में अगला है कि देखो ओरांग, ये राष्ट्रीय मतलब क्षेत्र है, और फिर उद्यान राज्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय उद्यान देखो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये अपने असम में है, तो ए में 3। फिर पक्के कहाँ पे है अपने, अरुणाचल प्रदेश में, तो देखो अपी टाइगर रिजर्व भी है ये, तो बी में 1, तो ए में 3, बी में 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपने। और दंपा कहाँ पे है, मिजोरम, तो सी में 2, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को राज्य में मिलाना है। जिम कार्बेट अपन ने पढ़ लिया, उत्तराखंड में है, तो 1 में, बी में 1, ठीक है। कान्हा अपने एमपी में है, ए में 2। फिर गिर अपने गुजरात में, डी में 3, और बांदीपुर अपने कर्नाटक में, तो सी में 4। तो देख लो बी में 1, बी में 1 में बी, ठीक है, 2 में ए, डी में 3 में डी, और 4 में सी।
तो ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना। फिर जटायु नेचर पार्क अपने कहाँ पे है, ये अपने केरल में स्थित है जटायु नेचर पार्क। फिर पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में जैसे दाचीगाम है, ठीक है। हेमिस है अपने लद्दाख में। तो ये तो मैंने सारे ऊपर पढ़ा दिए आपको थ्योरी में, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर वनडूर राष्ट्रीय उद्यान, तो देखो वनडूर राष्ट्रीय उद्यान ये अपने महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर यहाँ पे जैसे झांसी रानी भी है, सैडल पीक भी है, सैडल पीक हो गया, साउथ बटन जो कि अपने सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो देखो घड़ियाल अपने जो चंबल वाला क्षेत्र है ना, चंबल क्षेत्र, उस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वो देख सकते हैं। तो चंबल नदी वाले क्षेत्र में, भितरकणिका के में भी पाए जाते हैं, बट चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये अपने वीडियो एग्जाम में आया था। नोक्रेक मेघालय, ठीक है। मानस असम, ठीक है। शीत मरुभूमि, ठीक है। अगस्त्य मलाई ये कर्नाटक गलत हो गया क्योंकि ये अपने तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद अगस्त्य मलाई है अपने केरल वाले में, ओके जी, ठीक है। फिर कान्हा, देखो कान्हा कहाँ पे है, अपने एमपी में, ठीक है। उसके बाद में दाचीगाम कहाँ पे है, अपने जम्मू कश्मीर में। काजीरंगा कहाँ पे, अपने असम में। मुदुमलाई ये अरुणाचल, गलत, क्योंकि मुदुमलाई कहाँ पे, अपने तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि भोज ये है अपने रामसरी साइट और राज्य, तो भोज कहाँ पे, अपने एमपी में, तो ए में 2, ठीक है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, तो बी में 1, ए में 2, बी में 1, ये आंसर गलत। फिर वुल्लर जम्मू कश्मीर, रुद्र सागर त्रिपुरा, ठीक है, ओके जी। आगे बढ़ते हैं अपन, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है अपने पास, क्या है कि वे अनुक्रमण जो उस मृदा या क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ हाल ही में अपने समुदाय को खोया है, इससे संदर्भित होते हैं। तो देखो अपने जो अनुक्रमण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अनुक्रमण, एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक, ठीक है। तो देखो प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है कि ये अपने है ना, सबसे पहले नंगी चट्टान जो होती है ना, नंगी चट्टानें, उनसे शुरू होता है, ठीक है। नंगी चट्टानों से शुरू होता है और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे, अर्थात मतलब नंगी चट्टान से शुरू होता है तो इसमें मृदा नहीं होती। और समय के साथ क्या होता है कि जैसे लाइकेन वगैरह ये सब जो जीव होते हैं ये चट्टानों को तोड़ते हैं, लाइकेन आदि ये क्या करते हैं, चट्टान तोड़ते हैं, जिससे चट्टान तोड़ते हैं और जो फिर इससे क्या होता है कि जो जीव जंतु वो सड़ते हैं फिर मरते हैं, और इससे क्या होता है, अपने मृदा का निर्माण होता है, मृदा निर्माण, ठीक है। तो ये तो है अपने प्राथमिक। फिर द्वितीयक क्या होता है कि ये द्वितीयक जो अनुक्रमण होता है ये ऐसे वातावरण में होते हैं, ऐसे वातावरण में जहाँ पहले से थोड़ी मृदा पाई जाती है, मृदा उपस्थित, ठीक है, मृदा होती है। तो जैसे फिर जहाँ थोड़ी सी पहले से मात्रा में मृदा होती है, तो अब प्रश्न में क्या पूछा है, उस मृदा या क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ हाल ही में अपने समुदाय को खोया हो। तो जहाँ मृदा पहले से उपस्थित होती है वहाँ पे अपने द्वितीयक अनुक्रमण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। और फिर ये जैसे द्वितीयक अनुक्रमण जो है ना, ये इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तब भी होता है, मतलब जब पहले वाला जो समुदाय है ना, पहले वाला समुदाय नष्ट हो चुका होता है। जैसे जंगल में आग लग जाए तो वो जंगल में आग लगने के कारण क्या होगा, जो वनस्पति है वो नष्ट हो चुकी होती है, तो वहाँ पे कौन सा है, द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड सदैव उल्टे नहीं होते, सदैव सीधे ही होते हैं। तो अपने जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा अपने सीधा ही पाया जाता है, ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको। उसके बाद में देखो आगे है अपना क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए IUCN पौधे और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित
नहीं है। तो मैंने आपको ऊपर 3 नाम बताए थे, IUCN के द्वारा 3 जारी किए जाते हैं। एक तो सुभेद्य किया जाता है, एक लुप्तप्राय किया जाता है, और एक वल्नरेबल वाला दुर्लभ किया जाता है। तो अब देखो, ये विलुप्त जारी नहीं किया जाए, क्यों नहीं जारी किया जाता? क्योंकि ये तो पहले से ही खत्म होने की कगार पे है, एकदम खत्म हो चुके होते हैं, तो इसलिए ये वाला जारी नहीं किया जाता है इनके द्वारा, विलुप्त वाला। ठीक है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में तो ये क्या पूछा गया था इसमें, वर्गीकृत पौधे और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणियों से संबंधित नहीं है, तो विलुप्त नहीं है, क्योंकि इनकी तो संख्या पहले से एकदम कम हो रही है, खत्म होने की कगार पर है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? हमेशा केवल एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब ऊर्जा केवल है ना, ऊर्जा केवल एक दिशा में। जैसे ये है, ये अपने उत्पादक है, तो यहाँ से शुरू होती है, फिर उत्पादक से जाता है ये उपभोक्ता, तो उपभोक्ता में बढ़ जाते हैं, फिर ये जैसे प्राथमिक बटेगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो एक दिशीय ही होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, ये नहीं है नाइट्रोजन। मीथेन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। फिर खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है, तो मैंने बताया था आपको ऊपर कि ये देखो, ये सबसे पहले उत्पादक, प्रोड्यूसर, तो घास ये सब है, इनको कौन खाएगा? खरगोश और ये सब, चूहा ये सब। तो चूहा अपने किस में आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में। उसके बाद में बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन अपने RS प्री में 2 पूछा था। देखो, एक मैंने ऊर्जा का पिरामिड तो आपको बताया, सदैव सीधा बनेगा ये। उसके बाद में अब देखो, इसने किसका पूछा है? बायोमास का। बायोमास का, और वो भी उल्टा। तो देखो, बायोमास ये रहा जैवभार, तो जैवभार में उल्टा किसका बनता है? तालाब का। तो तालाब यानी कि समुद्र का। इसके अलावा देखो, घास का बने सीधा बनेगा, टुंड्रा या वन का, टुंड्रा वन का भी सीधा बनेगा, और वन का भी सीधा बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं अपन? जीवोम, जिसको जीवोम कहते हैं। ठीक है, जीवोम या बायोम भी बोलते हैं ना जिसको। ओके, बढ़े आगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। फिर आगे है अपना अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अपने सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जीवमंडल होती है। फिर पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैंने बताया था आपको 1%। ठीक है, 1% क्या बताया था मैंने कि 1% जो अपने सौर ऊर्जा होती है उसको फिर वो किस में कर देते हैं? चेंज रासायनिक ऊर्जा में, और वो कितनी मात्रा होती है? 1%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1%। बढ़ू आगे। ओके जी। फिर एक पारितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पारित होती है? तो मैंने बताया था, जैसे 10% ऊर्जा तो 90% का तो हास हो जाता है, और 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। नियम किसने दिया था? ये लिंडमैन ने नियम दिया था। जैसे कि ये अपने 100 है, फिर 100% है, 100 है जैसे, फिर ये 90 खर्च हो जाएगी, यहाँ तक पहुँचते ही 10, फिर इस 10 की 90 खर्च हो जाएगी, ये 0.1 की पूछेगी, फिर इसकी 0.001, ऐसे पूछती जाएगी ये। तो 90% तो खर्च हो जाती है, और 10% ही आगे पहुँचती है। तो यही पूछा है इसमें 10% वाला। ठीक है, ओके। फिर निम्नलिखित में से कौन 3 R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? मैंने बताया था आपको 5 R से 5 Rs। तो इसमें जैसे देख लेते हैं, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पढ़ लिया था अपन ने, ये 3 तो पढ़े थे। अब देखते हैं आगे। रेड्यूस, रिक्रिएट नहीं पढ़ा, रिपीट नहीं पढ़ा, रिकॉर्डर नहीं पढ़ा अपन ने, रिकॉर्डर नहीं पढ़ा, रिपीट नहीं पढ़ा। तो रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ओके, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। बढ़ू आगे। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो देखो, अपने जो सागर वाला पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, सागर का पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये अपने लगभग कितने प्रतिशत? 71% क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 71% क्षेत्र में। तो इसका जो अपने वो है सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा अपने सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र? किसका? सागर का, क्योंकि 71%
फिर बाकी जो बचा क्षेत्र होता है वो अपने भूमि वाला होता है और 71% वाला ये रहता है। ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो, सुंदरबन। गिर अपने गुजरात का रहता है। काजीरंगा अपने असम का रहता है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर अपने कर्नाटक में है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुंदरबन। फिर मानस बायोस्फीयर रिजर्व अपने ये असम के अंदर स्थित है। अचानकमार अमरकंटक ये अपने एमपी में स्थित है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी कृत्रिम सेटिंग है? तो देखो, ये एनिमल अटेंडेंट में कितना शानदार प्रश्न पूछा है। तो मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक तो बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय, और एक उनके ही आवास में स्व स्थानीय संरक्षण, इन सीटू और एक्स सीटू, ये दो बताए थे। तो इन सीटू में तो मैंने बताया था आपको राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, पक्षी अभ्यारण्य, और इसके अलावा जो रहेंगे तो वन्यजीव भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चिड़ियाघर। ठीक है। तो वह स्रोत या पुस्तिका जिससे संकटापन पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया था, 1964 वाली रेड डाटा बुक। किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN के द्वारा जारी की जाती है ये अपने। फिर एक सींग वाला गेंडा ऊपर बता ही दिया मैंने, काजीरंगा भितरकनिका उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, जिम कार्बेट कहाँ पे रहा अपने? जिम कार्बेट उत्तराखंड में। ठीक है। ओके जी। फिर कौन सा भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? ये अपने डिप्टी जेलर में पूछा था। हिमालय भी है, पश्चिमी घाट भी है, निकोबार द्वीप, पूर्वी घाट नहीं है। इसके अलावा एक अपने सुंडालैंड। ठीक है, नहीं सॉरी, सुंडालैंड तो ये निकोबार द्वीप में आई गया, इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है। फिर फूलों की घाटी अपने उत्तराखंड हिमालय में हो गया। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किम में कौन सा आ जाएगा? कंचनजंगा आ जाएगा। असम में जैसे मानस आ गया, काजीरंगा आ गया, नामेरी आ जाएगा। तो ऐसे इंपोर्टेंट इसमें है। ठीक है। फिर शीत मरुस्थल, तो देखो शीत मरुस्थल का सबसे इम्पोर्टेंट तो जो पूछा जाएगा ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्तमान में ये। क्यों? क्योंकि ये अपने 13वां मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल होने वाला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। पहले थे 12, टोटल है अपने 18 टोटल है, जिसमें से अब वर्तमान में 13 मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। तो ये 13 है, और फिर लगभग ये 1700 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये अपने फैला हुआ है। ठीक है। ये अपने एक तो चीज़ ये याद रखनी है अपने को। इसके बाद में एक चीज़ ये याद रखनी है कि इसको कब दर्जा दिया गया था, तो 27 सितंबर 2025 को। ठीक है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ओके जी, आ गया समझ में आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। तो ये अपने गुजरात में पाई जाती है उत्तम क्षमता इसकी। और वो कौन सा नस्ल वाला वो होता है? तो ये अपने खराई नस्ल वाला जो ऊंट होता है वो होता है अपने। ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, खराई नस्ल वाला ऊंट। ठीक है जी। ओके जी। तो ये जो था ना, ये अपने ये लगभग 1770 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। और एक अपने ये 3300 से लगभग 6600 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में, 3300 से लगभग 6600 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित अभी तक का सबसे ठंडा मरुस्थल वाला क्षेत्र जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है। ठीक है। और एक चीज इसमें ये भी याद रख लेंगे अपन कि क्या याद रख लेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र अपने शामिल किए गए। एक तो जो पिनवेली है, एक पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके अलावा चंद्रताल और एक सरयू मैदान, इनको एकीकृत करके। ठीक है। और ये अपने है कहाँ पर वर्ग? वैसे ये अपने है लाहौल स्पीति क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ओके जी, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर राष्ट्रीय उद्यान ये अपने को सेट करने है। सतपुड़ा कहाँ पे? ये MP में है, तो ये गलत हो गया। केवलादेव सही है, काजीरंगा ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक ठीक है। फिर आगे देखते हैं जीव मंडल रिजर्व तथा बेमेल जोड़े को। थार रेगिस्तान ठीक है,
कान्हा MP UP गलत, मानस असम, नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और वो जो अगस्त्य मलाई है वो भी अपने केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राजाजी टाइगर रिजर्व ये अपने उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में, अब ये मैंने बताया था आपको मिश्रित में, क्यों 44 से टोटल, एक मिश्रित, 7 प्राकृतिक और 36 सांस्कृतिक। अब वर्तमान में अस्थायी में कितने हो गए 29, जिसमें 17 प्राकृतिक में हो गए अपने, ठीक है। तो मिश्रित में पेरियार अपने केरल में। कौन सी ग्रीन हाउस गैस, ये मैंने आपको बता ही दिया था, कौन सी है ये, नाइट्रोजन। तो ये था अपना सारा का सारा इंडियन ज्योग्राफी का मैटर, जिसमें मैंने PYQ भी समझा दिए हैं आपको, शॉर्ट नोट्स के रूप में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी समझा दिए आपको। अब आपका काम बनता है कि इस वीडियो को देखकर सबसे पहले तो इनको रट लेना है सीधा सीधा, क्योंकि सीधा खोपड़ी में छेद ही करोगे वहाँ पर इसको पढ़ने के बाद में। दूसरा, अपने जितने भी भाई बहन हैं, साथी बंधु हैं, उनको हमारी क्लास शेयर कीजिए, नोट्सों को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और आप हमारी इस ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, साथी गणों को जोड़िए, ठीक है। आगे इसी प्रकार की अगली मैराथन वीडियो के साथ मिलेंगे नई। और आप ये जो 25 वीडियो मेंस की हमारी जो ये रिवीजन सीरीज चल रही है उसके साथ जुड़िए, आपको आगामी जो एग्ज़ाम होगी वीडियो की 2 नवंबर को, उसमें हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। राम राम सा, धन्यवाद सा, शुक्रिया।